नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं पार्किंसंस डिजीज के बारे में। ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसकी ट्रीटमेंट है और किस हद तक की इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इन सब चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी के वजह से आज मेरा ये चैनल हेल्थ क्यू 1 लाख सब्सक्राइबर के माइलस्टोन पे पहुंच गया है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी लोगों का जो लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी इस चैनल को लाइक करने के लिए। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाऊं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाऊं, ऐसे वीडियोस लाऊं जो आपको हेल्पफुल रहे और हेल्प से ज्यादा आपको मोटिवेट कर सके कि आप आपकी हेल्थ की ब्राइटर साइड की तरफ देखें। मैं चाहती हूँ कि आप आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन पे काम करें और आपके प्रॉब्लम से जल्द बाहर निकले, और मेरी इस चैनल के माध्यम से यही कोशिश है। तो जरूर से इसी तरह अपना प्यार बनाए रखे, मेरे साथ बने रहे, ताकि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूं आपके लिए नए वीडियोस लाने में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्किंसंस डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये एक ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस कंडीशन के अंदर जो नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स होते हैं, इसका डैमेज हो जाता है या फिर ये नर्व सेल्स मर जाते हैं फॉलोइंग दिस डिजीज ऑफ पार्किंसंस। ये नर्व सेल्स जहां जहां मर जाते हैं उस एरिया का फंक्शन होता है मूवमेंट कंट्रोल, और उसी के कारण पार्किंसंस डिजीज में पेशेंट की सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है मूवमेंट कंट्रोल। धीरे धीरे पेशेंट की चलने फिरने की क्षमता, एक्टिविटी की क्षमता कम होने लगती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन सेल्स होते हैं, ये एक स्पेशल तरीके का केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है डोपामीन। अभी इस केमिकल के कम रिलीज होने की वजह से हमारा जो ब्रेन है, जो मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है, वो सही तरीके से ब्रेन से सिग्नल्स नहीं पहुंचा पाता मसल्स की ओर, और उसी की वजह से धीरे धीरे पेशेंट की चलने फिरने की और मूवमेंट करने की क्षमता कम होने लगती है। इसके साथ ही साथ इन न्यूरॉन्स में एक और सब्सटेंस रिलीज होता है, एक और केमिकल रिलीज होता है जो होता है नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन जैसे कि ये न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं उस ब्रेन के एरिया में, उसके वजह से ये जो नॉरएपिनेफ्रिन नाम का जो केमिकल है, इसका भी रिलीज होना धीरे धीरे कम होने लगता है। इस नॉरएपिनेफ्रिन का फंक्शन होता है एज अ मैसेज। ये मैसेज पहुंचाता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसका मतलब है बहुत सारी ऑटोमेटिक चेंजेस जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं फॉलोइंग सिचुएशन जो होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट रेट चेंज हो जाना, हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाना, ये सारे सिचुएशन बेस्ड चेंजेस आते हैं। ये काम होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। लेकिन जबकि ये न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन, ये डैमेज हो चुका है या इसका पास होना कम होने लगा है, इसी के वजह से ये जो रेगुलेटरी सारे सिस्टम्स होते हैं, ये भी धीरे धीरे अफेक्ट होने लगते हैं। और इसी की वजह से पेशेंट का बीपी फ्लक्चुएट होता है, हार्ट रेट फ्लक्चुएट होता है, आसानी से और जल्दी से पेशेंट थक जाता है, बीपी में इरेगुलरिटीज आने लगती है, खाना सही तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाता और ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो, और साथ ही साथ जब मरीज लेटता है और तब लेटने से जब बैठने जाता है, तब जो बीपी होता है ये बहुत ही तुरंत या सडनली ड्रॉप आउट हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में इसलिए देखने मिलते हैं क्योंकि डैमेज हुआ है नर्व सेल का जो रिलीज करते हैं ये केमिकल जिसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पार्किंसंस डिजीज में जो कॉमन सिम्टम्स देखे गए हैं वो है ट्रेमर्स का होता है कपकपाना। आपने देखा होगा पार्किंसंस डिजीज के जो मरीज होते हैं उनका हाथ हमेशा शेक करते रहता है, कपकपाते रहता है।
ना ही सिर्फ हाथ ये जो कंपन होती है ये आर्म्स यानी कंप्लीट पूरे हाथों में और पैरों में भी होती है। और धीरे धीरे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस होने लगता है वैसे वैसे ये कंपन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और ना ही सिर्फ हाथ और पैर, इवन जॉ और हेड में भी ये कंपन देखी जाती है। स्टिफनेस एक दूसरी प्रॉब्लम है कि मसल्स, पैर, हाथ और हमारा जो स्पाइन है, जो ट्रंक है, ये भी धीरे धीरे स्टिफ होने लगता है। जो मूवमेंट्स होती है या मूवमेंट्स करने की क्षमता होती है ये स्लो होने लगती है, कम होने लगती है या धीमी होने। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होता है। पेशेंट आसानी से बैलेंस नहीं कर पाता और इसीलिए बार बार गिरता है। और साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि हम जैसे दो हाथों को एक साथ चलाते हैं, हाथ हमारे एक साथ एक ही रिदम में स्विंग होते हैं, ये जो स्विंगिंग कोऑर्डिनेशन है, ये इस तरीके की बहुत सारी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज होती है जो हम पूरे दिन में करते हैं, ये अफेक्ट हो जाती है पार्किंसंस डिजीज के मरीज की। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी देखे गए हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या खाना निगलने की दिक्कत, चबाने में दिक्कत आना, बोलने में दिक्कत आना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कॉन्स्टिपेशन, स्किन की प्रॉब्लम और नींद की डिस्टर्बेंस। तो इन सारे सिम्टम्स के चलते धीरे धीरे पेशेंट की जो एबिलिटी होती है एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की, ये कम हो जाती है। अब ये पता कैसे चलता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये पार्किंसंस डिजीज है? वैसे तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन मोस्टली पार्किंसंस डिजीज का डायग्नोसिस है ये डिपेंडेंट होता है हिस्ट्री और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी इस तरीके के सिम्टम दिख रहे हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाए। न्यूरोलॉजिस्ट आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, रूल आउट करने के लिए कि क्या ये सही में पार्किंसंस डिजीज है या इसके जैसी दिखने वाली और कोई दिक्कत है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मोस्टली इसका जो मैनेजमेंट होता है ये होता है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी दवाइयों की मदद से इस डिसीज का जो प्रोग्रेस होता है इसको डीले कर बहुत सारी दवाइयां दी जाती है जिसका एम होता है ब्रेन के अंदर डोपामीन केमिकल के लेवल्स को बढ़ाना। जो सारे नॉन मोटर सिम्टम्स है जैसे कि स्वेलोइंग डिफिकल्टी, चूइंग डिफिकल्टी, बीपी, हाइपरटेंशन, बीपी या और कोई भी मूवमेंट के अलावा जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन, इन सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करना। जो दूसरे केमिकल्स जो ब्रेन से रिलीज हो रहे हैं उसका लॉस हो जाता है, उसके लॉस को भी मैनेज करना। जो डोपामीन का जो ब्रेकडाउन होता है एंजाइम्स से, उस डोपामीन के ब्रेकडाउन को डिले करना, ट्रेमर्स को कम करना और मसल रिजिडिटी को भी कम करना। लेकिन पार्किंसंस डिजीज में यूज होने वाली दवाइयाँ काफी स्ट्रॉन्ग होती है और ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्किंसंस डिजीज के मरीजों को कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी दवा आपके डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। हमेशा अपने डॉक्टर को लूप में रखें और उसी के बाद दवाइयाँ लें। और कभी भी बिना डॉक्टर को इन्फॉर्म किए या आपके डॉक्टर के परमिशन के बिना सडनली दवाइयों को बंद ना करें, क्योंकि दवाइयों के बंद करने पे भी आपको कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और उन साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि सारी दवाइयाँ आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही ली जाए। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद जो अगली बारी आती है वो आती है सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक सर्जिकल टेक्निक है और ये उन मरीजों में दी जाती है जिन मरीजों में दवाइयों का असर काम करना बंद कर देता है या फिर दवाइयां असर करना बंद कर देती। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के अंदर इम्प्लांट्स रखे जाते हैं ब्रेन के अंदर जो डैमेज हो चुका है, और ये इम्प्लांट फिर कनेक्ट किया जाता है एक स्मॉल डिवाइस, एक छोटे डिवाइस से चेस्ट में इम्प्लांट कर दिया जाता है। और अब ये जो डिवाइस है ये धीरे धीरे ब्रेन को स्टिमुलेट करते रहता है, मदद से जो सिम्टम्स होते हैं मरीज के अंदर उसको कम किया जा सकता है। ये तो थी मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट की बात। इसके अलावा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, साइकोथेरेपी जैसी दूसरी टेक्निक्स या मेथड्स को यूज किया जाता है पेशेंट को एक ओवरऑल होलिस्टिक ट्रीटमेंट देने के लिए। अगर हम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो जो मैनेजमेंट होता है पार्किंसंस डिजीज का, इसमें फोकस होता है कि जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो बनाया जाता है ये डिले कर पाए डिजीज प्रोग्रेशन में। क्योंकि आज तक ये देखा गया है कि जो पार्किंसंस डिजीज है ये क्योरेबल नहीं है।
पार्किंसंस डिजीज की जो बेसिक मेजर प्रॉब्लम जो ब्रेन के अंदर हुई है वो इरिवर्सिबल है। वो जो डैमेज है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते और इसीलिए आप पार्किंसंस डिजीज को क्योर नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और पार्किंसंस डिजीज के प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन है सिम्टम्स को मैनेज करना और प्रोग्रेशन को डिले करना। और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पार्किंसंस डिजीज के मरीज हो या फिर आपके फैमिली में किसी को पार्किंसंस डिजीज हुआ है तो आपको आपको रियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि डिजीज क्योरेबल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेशेंट की लाइफस्टाइल अफेक्ट हो। अगर ट्रीटमेंट को सही टाइम पे शुरू की जाती है और अगर पेशेंट ट्रीटमेंट को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो जो लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, फंक्शनल, हेल्दी वे से कंटिन्यू की जा सकती है। अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो फोकस फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट का होता है जो मूवमेंट्स के रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के अंदर उसको कंट्रोल करना और उसको मेंटेन करके रखना। फोकस होता है, इसके साथ ही साथ जो मैनेजमेंट एम होता है वो होती है पेशेंट की चलने फिरने की क्षमता को इम्प्रूव करना और मेंटेन करके रखना, पेशेंट की ब्रीदिंग एबिलिटी को मेंटेन करके रखना और पेशेंट को सही कफिंग टेक्निक सिखाना। पेशेंट की अर्गोनॉमिक्स यानी घर का जो एनवायरनमेंट है उसको इस तरीके से मॉडिफाई करना जिसके वजह से पेशेंट आसानी से अपनी जो दिनचर्या है उसको जी सके। और साथ ही साथ फिजियोथेरेपी का और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। जब पेशेंट एक्टिव रहता है तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी है वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है और पेशेंट को एक वेलनेस का फील आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ध्यान में रखते हुए फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को डिज़ाइन किया जाता है। अगर हम ये बात करें कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में क्या इंक्लूडेड होता है तो इसमें इंक्लूडेड होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस का फोकस होता है, जैसे मैंने कहा, मोटर सिम्टम्स यानी पेशेंट की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, पेशेंट्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको एनहांस करना। और इसी के लिए एक्सरसाइजेस जैसे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्टिविटी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्टिविटी, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, मेंटल इमेजरी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस जैसे एक्सरसाइजेस को इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं फंक्शनल मूवमेंट ट्रेनिंग, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो पेशेंट को दिन भर में करनी होती है, एक्टिविटी को मॉडिफाई करना और पेशेंट को ट्रेन करना जिससे पेशेंट उन एक्टिविटीज को करना बंद ना कर पाए। इन एक्टिविटीज में नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे स्टैंडिंग, वॉकिंग, सिटिंग, टॉयलेटिंग एक्टिविटीज, बेड रिलेटेड एक्टिविटीज या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पेशेंट को जरूरत है करनी अपने डे टू डे लाइफ में। साथ ही साथ वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एक्सरसाइजेस भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, मोटर इमेजरी एक्सरसाइजेस भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है पेशेंट की मूवमेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इंक्लूड होती है जो है गेट ट्रेनिंग, जिसका मतलब है पेशेंट को चलने की ट्रेनिंग देना। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, पेशेंट को बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इश्यू होते हैं जिसकी वजह से गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन सारे एपिसोड्स ऑफ फॉल को हमें प्रिवेंट करना होता है दूसरे सेकेंडरी इंजरी से बचाने के लिए, तो इसके लिए गेट और बैलेंस ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाया जाता है जो फिजियोथेरेपिस्ट डिलीवर करता है अपने पेशेंट को, और इन एक्सरसाइजेस को मॉनिटर किया जाता है और धीरे धीरे चेंज किया जाता है। और इसीलिए फिजियोथेरेपी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है पार्किंसंस डिजीज मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ये था इंफॉर्मेटिव वीडियो पार्किंसंस डिजीज के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा। अगर हाँ तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हेल्थ क्यू चैनल को। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।